आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एक आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है क्लास 11-12 के लिए, ये सभी चैप्टर्स अब उसमें कवर हो रहा है। इन वीडियोस को देखने के बाद इन चैप्टर्स को आपको दोबारा देखने की नीड नहीं पड़ेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, सपोर्ट करें, ठीक है ना, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, यानी कि आज़ाद हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी, या उस वक्त, या जो भी आप कह सकते हो, उस वक्त हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की हालत थी वो कैसी थी। हालत को मैंने यहाँ टाइटल दिया है क्या से क्या हो गया, है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये मैंने लाइन इसलिए यहाँ लिखी है कि जब हम ब्रिटिश सरकार ने इंडिया पर कब्जा करने से पहले इंडिया की क्या कंडीशंस थी और कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या क्या बर्बाद कर दिया, वो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी है क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो सबसे पहली हेडिंग है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। आप लोग चाहें तो साथ साथ ऐसे नोट्स बना सकते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल का मतलब होता है, यहाँ पर हम समझेंगे कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आपका राज चलता है, जहाँ पे आपकी हुकूमत चलती है। तो ब्रिटिश सरकार ने इंडिया पर कब्जा किया, वहाँ पे अपना कॉलोनियल रूल बना दिया और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसको एक्सप्लॉयटेट कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑडी कार और बच्चा चला रहा है, तो आप समझ सकते हो जब कोई एक ऑडी कार एक छोटा बच्चा चला रहा है तो वो उस ऑडी का क्या हाल करेगा। तो हमारे जो सेक्टर थे उन्होंने 3 सेक्टर बर्बाद कर दिए। एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, एक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक हमारा इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर। कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वहाँ पर एक सिस्टम चलता है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम में एक ज़मींदार होता है जो एक तरीके का मिडिल मैन होता है, यानी कि बिचौलिया कह सकते हो आप। अब ये क्या काम करता है, ये कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देता है और जो लोग मतलब कि लैंड पर काम करते हैं उनसे पैसा लेता है, जितना चाहे उतना एज पर। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार कुछ फिक्स पैसा, कुछ फिक्स इनकम गवर्नमेंट को देती थी और बाकी जितना आउटपुट करवाना चाहे, जितना प्रोडक्शन करवाना चाहे करवाती थी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखती थी। उस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करती थी और जो वहाँ पर नेक खेतीबाड़ी करते थे लोग उनको थोड़ा बहुत ही मिल पाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ज़मींदारी सिस्टम को इन्होंने बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़मींदार ही कौन हो गए, ओनर ऑफ द सॉइल, और जो लोग वहाँ पर काम करते थे वो टेलर ऑफ द सॉइल कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो ज़मींदार है वो मिडिलमैन था, वो गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड इनकम देने के बाद क्या हो गया, फ्री टू एक्सट्रैक्ट दे विश मच एज दे कुड, यानी कि अब वो जितना पैसा ले सकता है। टिलर ऑफ द सॉइल यानी कि जो वहाँ पर एक्चुअल में काम कर रहे हैं फार्मर्स, एक्चुअल कल्टीवेटर्स, उनसे जितना पैसा लेना चाहे ले सकता था। उनको थोड़ा सा ही पैसा मिलता था जो कि उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी होता था, सर्वाइव कर पाए बस वो। उनके पास इतना पैसा नहीं बचता था टेलर ऑफ द सॉइल के पास कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें एग्रीकल्चर पर, ठीक। और ज़मींदार क्या करते थे, ज़मींदार अपनी इनकम को, जो रेवेन्यू इनकम है, वो अपनी लग्जरी लाइफ को जीने में बिताते थे। वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, थोड़ा बहुत भी नहीं, या थोड़ा बहुत ही कर दिया। तो ये इस तरीके से तो उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद कर दिया। बात आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है कि जब ब्रिटिश सरकार इंडिया पर कब्जा करने से पहले हमारा जो इंडिया था वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे बहुत जाना जाता था। हैंडीक्राफ्ट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हाथ से बनाए जाते हैं, और
इंडियन का जो हैंडीक्राफ्ट था उसने इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था कि वर्ल्ड वाइड एक रेपुटेशन हो चुकी थी, काफ़ी वैरायटी और क्वालिटी के प्रोडक्ट आते थे। बट क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बर्बाद कर दिया। ये जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, कैसे सर, जो फॉरेन की डिमांड थी, यानी कि बाहर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स जाते थे उन पर इन्होंने हैवी ड्यूटी लगा दी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया, और जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड थी उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया ड्यूटी फ्री ब्रिटिश गुड्स। यानी कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, जो प्राइमरी गुड्स था, वो सिर्फ ब्रिटेन में ही जाता था, ब्रिटिश सरकार के यहाँ, और जो ब्रिटिश सरकार से जो बने बनाए गुड्स आते थे वो इंडिया में आते थे। तो यहाँ से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी भैया बर्बाद हो गया। फिर बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने कैसे बर्बाद किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या होता है, जब भी हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उस पर एक टैक्स लगता है, उनको इन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, यानी कि छेड़छाड़ करी। ठीक, कैसे सर, अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल ब्रिटेन में जाता था तो उस पर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते थे, जा सकता है, कोई टैक्स नहीं, और ब्रिटेन से कोई बना बनाया गुड्स इंडिया में आता था तो भी ड्यूटी फ्री, और कहीं और एरिया में जाता था तो मैंने ऊपर बताया ही आपको क्या करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड बर्बाद कर दिया। आई नो आपको गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा जायज़ भी है, लेकिन कंट्रोल करेंगे। अब कुछ फीचर्स यहाँ देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम पर। सबसे पहला, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो काफ़ी धीरे धीरे, स्लोली या स्लो मोशन में बढ़ रही है, यानी कि जो या तो कहीं इकोनॉमी रुक गई है, या अगर बढ़ रही है तो इतना धीरे बढ़ रही है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि बढ़ रही है या नहीं। जैसे बात करी जाए 1860 से लेके 1925 तक वो 0.5% थी, और 1925 से लेके 1950 पर 0.1%, यानी ये बढ़ाव दिखा रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बढ़ रहा है घट रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब इससे क्या हुआ, जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन में चली गई। अब पॉवर्टी लाइन में चली गई तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था लोगों का वो बेकार हो गया। उससे क्या हुआ, एपिडेमिक हुए, फेमिनीज हुए। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि जब एक ही तरीके के डिजीज के शिकार काफ़ी ज़्यादा लोग होने लगते हैं तो वो उस कंडीशन को एपिडेमिक कर लेते हैं। भाई जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड-19, ये एक एपिडेमिक कह सकते हो। फेमिनीज क्या होती है, फेमिनीज का मतलब होता है भुखमरी, स्कैरसिटी ऑफ फूड। इसकी वजह से जब लोग बीमार पड़ने लगते हैं, लोगों की मौतें होने लगती हैं, ये सब हमारा कारण बन चुका था। स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी के बाद दूसरा जो फीचर्स था हमारे इंडियन इकोनॉमी का वो था बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होता है, बैकवर्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब हमारी देश की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि रेशियो निकाला जाता है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में ओवरऑल कितने लोग हैं जो कितना एवरेज कमा सकते हैं। 1947 से 48 में बात करी जाए तो 230 रुपये थी पर कैपिटा इनकम। बल्क ऑफ पॉपुलेशन पुअर थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुअर थे, कुछ लोगों को तो खाना भी नहीं मिलता था, और अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब जब कोई भी चीज़ जल्दी से जल्दी फैलने लगती है तो उसे हम कहते हैं रैम्पेंट। तो यहाँ पर जो बेरोजगारी थी वो फैलने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट वाज रैम्पेंट। तीसरा था एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। जो हमारे पास एग्रीकल्चर की सुविधा थी, एग्रीकल्चर की कंडीशंस थी, वो काफ़ी पिछले टाइप की थी। मतलब कि 72% जो भी हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 72%, 72% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती थी, और लेकिन जो उनका कंट्रीब्यूशन जाता था जीडीपी में वो सिर्फ 50% ही जाता था। प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। प्रोडक्टिविटी को आप लो कैसे कह सकते हो कि जितना ज़मीन है उसके हिसाब से वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता था। फूड गेन इनफ फॉर सब्सिस्टेंस। जो भी वो एग्रीकल्चर
में काम करते थे वो उतना ही उगाते थे जो उनके सब्सिस्टेंस यानी कि जितना खाना है उतना ही उगाना है। फोर्थ था हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, भाई हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज नहीं थी, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, हमारा जो मशीन का प्रोडक्शन था वो नेग्लिजिबल ही था एक तरीके से, स्मॉल स्केल और कॉटन इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी। अगर हमें कैपिटल गुड्स की ज़रूरत होती थी, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम डिपेंड करते थे ब्रिटेन पर, वहाँ से हमारे पास सामान आए तो हम इसकी भरपाई करें। अब रैम्पेंट पॉवर्टी, रैम्पेंट का मतलब पॉवर्टी फैलने लगी काफ़ी विस्तार से। बल्क पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, काफ़ी गरीब थी, किसी लोगों पर तो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते थे, और ना रोटी है ना कपड़ा है, लैक्ड शेल्टर एंड फूड। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्टली लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद कर दी गई, जिस वजह से ये कंडीशन पैदा हो गई। फिर है हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आई नो आपको समझ रहे होंगे ये फीचर्स की बात हो रही है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है हमारा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आप जाते हो, एक जगह से दूसरे जाने की सुविधा, बैठने की सुविधा, चलने की सुविधा, लाइटनिंग की सुविधा, कॉलिंग की सुविधा, इन सभी को आप पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हो, सॉरी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हो। और अगर यही बेकार है तो इसको पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, है ना, जनरेशन ऑफ पावर की फैसिलिटी, कहीं कहीं पर लाइट है, कहीं कहीं पर लाइट नहीं है। ये इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है। हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड थे इम्पोर्ट पर। अगर हमें मशीनरी चाहिए या कोई अदर इक्विपमेंट चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहते थे ब्रिटेन पर, ठीक है ना। आर्म फोर्सेस चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, स्विंग मशीन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, कैरोसिन ऑयल चाहिए, बाइसिकल चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम बाहर के देशों पर डिपेंड थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, अब लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके 2 एरिया होते हैं, एक रूरल और एक अर्बन। रूरल लोग क्या होते हैं, जो आपकी कंट्री का तो हिस्सा है लेकिन आपके टाउन का हिस्सा नहीं है, जिन्हें आप हिंदी में शायद देहाती टाइप कहते हैं, देहाती। अर्बनाइजेशन में क्या होता है, जो आपकी कंट्री का भी हिस्सा है और आपके टाउन का भी हिस्सा है। तो यहाँ आपका लिमिटेड लगा हुआ है, यानी कि जो अर्बन लोग थे वो लिमिटेड थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो हमारी बल्क ऑफ पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती थी, और 1948 में सिर्फ 14% अर्बन एरिया था और 86% रूरल एरिया था, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। एग्रीकल्चर्स के भाई एग्रीकल्चर से बाहर हैं तो उनके पास और भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर थी हमारी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ना ही फ्यूडल थी और ना ही कैपिटलिस्ट थी। फ्यूडल का मतलब फ्री और कैपिटलिस्ट का मतलब जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सेमी फ्यूडल थी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी थी, या आप कह सकते हो सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता था, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी क्या करना है, कैसे करना है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो प्रोडक्शन था वो लो हुआ, ये और बैकवर्ड एरिया में चले गए। फिर है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट किसकी कॉलोनी में आ गई, इंडियन की कॉलोनी में, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठाए और इनकी जो कॉलोनीज थी वो बर्बाद कर दी, एक्सप्लॉयटेट कर दी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैसे कर दी, हैवी इंडस्ट्रीज हैवी ड्यूटी लगा के रॉ मटेरियल को बाहर एक्सपोर्ट करते थे फ्री ऑफ टैक्स, और बाहर से बना बनाया गुड्स लाते थे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हम सेक्टर्स पर ध्यान देंगे। पहला सेक्टर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की बारे में देखेंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हालत थे। सबसे पहला मैंने बताया लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था, ठीक। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल, यानी कि
अनसर्टेन था, कितना गुड्स हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छी रेनफॉल हो गई तो अच्छा हो जाएगा, कम रेनफॉल हो गई कम हो जाएगा। कोई भी एफर्ट यहाँ पर नहीं यूज़ करे जाते थे इरिगेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। वेल्स वगैरह, कैनल वगैरह को, सारा पैसा कहाँ चला जाता था? ज़मींदार पर। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो भी खेतीबाड़ी करी जाती थी उसका मेन मोटिव रहता था कि हमारी जो बेसिक नीड है, हमें भाई जितना खाना है उतना ही उगा लो, हमें उससे मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत अगर बच जाता था तो वो मार्केट में सेल कर देते थे। जो फीचर था आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का वो है गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। इसका मतलब क्या है? आपने वो गल्फ तो देखा होगा जिसमें वो छोटी सी बॉल होती है, प्यारी प्यारी, उसे भेजा जाता है। तो ना, कहने का मतलब है कि एक गल्फ था, इतना बड़ा सा गल्फ मान सकते हो इसे, लेकिन ऑनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में, ठीक, एक हिस्सा होता था ऑनर ऑफ द सॉइल का और एक हिस्सा होता था टिलर ऑफ द सॉइल का। लेकिन जो आउटपुट शेयर किया जाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनर ऑफ द सॉइल ले जाता था, और जो टिलर ऑफ द सॉइल था, यानी कि जो मेन फार्मर्स थे जो वहाँ पर काम करते थे, उनको थोड़ा बहुत ही मिल पाता था ताकि वो अपनी सब्सिस्टेंस कर सकें, सर्वाइव कर सकें। फिफ्थ जो पॉइंट था वो था आपका स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। आपको मालूम है कि हमारे इंडिया में अभी भी बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल फार्मर्स हैं। और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो, स्मॉल का मतलब तो आप छोटे फार्मर्स जिन पे जो लैंड है वो कम है, और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब होता है कि उनकी जो वो हैं खेत जिसे कहते हैं, कुछ यहाँ है, थोड़ा सा वहाँ है, थोड़ा सा वहाँ है, यानी एक जगह इकट्ठा नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो आउटपुट होती है वो तो लो रह जाती है लेकिन खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ठीक। 6 पॉइंट था हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये कि हमने जब इस चैप्टर को जब स्टार्ट ही किया था तब मैंने आपको समझाया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। इसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अलग ही सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू का। उन्होंने ट्रायंगुलर एक सेट किया था रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट, ज़मींदार एंड टिलर ऑफ द सॉइल। ये हमारी गवर्नमेंट होती थी, यहाँ हमारे ज़मींदार, और यहाँ टिलर ऑफ द सॉइल। ज़मींदार की वजह से इस सिस्टम को ज़मींदारी सिस्टम कहते थे। इसमें क्या होता था कि जो ये ज़मींदार हैं एक फिक्स्ड अमाउंट तो देते थे गवर्नमेंट को, और ये जो टिलर ऑफ द सॉइल हैं जो कि मेन फार्मर्स थे, जो कि मेन काम करते थे, खेतीबाड़ी करते थे, इनसे जितना ज़्यादा ले सकते हैं अमाउंट उतना लेते थे, और टिलर ऑफ द सॉइल को बहुत ही कम मिल पाता था ताकि बस वो अपना सर्वाइव कर सकें, इससे ज़्यादा उन्हें नहीं मिल पाता था। तो ये हालत थी। देन 7th था फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारे फार्मर्स थे एग्रीकल्चर पर जो काम करते थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, यानी कि उतना ही उगाते थे जितना उनको ज़रूरत है। लेकिन अब उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप जो आपकी सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन है उससे शिफ्ट होके सेल्फ कंजप्शन को हटा के मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें। और मार्केट के लिए जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर केन, जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है मार्केट में, इनको प्रोड्यूस करें। फार्मर्स को कहा गया कि भाई आप कॉमर्शियल क्रॉप्स बनाएं जैसे कि इंडिगो, कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो पर वर्क करें ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि सब्सिस्टेंस क्रॉप जैसे कि राइस एंड व्हीट। क्योंकि इसका रीज़न क्या था कि जो हमारी ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज़ थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत
पड़ती थी। फार्मर्स जो होते थे, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि भाई आप जो एक्सेप्ट करो एडवांस पेमेंट, किसके लिए, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए, ताकि वो एक्सपोज कर सके सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कि भाई आपका कोई चांस ही नहीं बने सब्सिस्टेंस फार्मिंग करने के लिए, है ना। यहाँ क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि जो भी वो एग्रीकल्चर पर वर्क करते थे वो अपने लिए ही बनाते थे, अपने लिए ग्रेन करते थे, लेकिन अब उनको उसको परचेज करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए था। तो ये पूरा आपका फीचर थे एग्रीकल्चर सेक्टर के। यहाँ एक राज की बात आती है, राज की बात ये आती है कि जब पार्टीशन हुआ तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर पर। पार्टीशन आप समझ सकते हैं किस किस का हुआ, इंडिया पाकिस्तान वगैरह। तो जब पार्टीशन हुआ तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर पर। कैसे, जो इंडिया है हमारा उसको 82% ऑफ पॉपुलेशन और 65% ऑफ फूड ग्रेन हिस्से में आए। ठीक, जो 65% थे फूड ग्रेन एरिया वो हिस्से में आए और 82% ऑफ पॉपुलेशन हिस्से में आई है। प्लस जो रिच फूड थे, जहाँ पे रिच फूड प्रोड्यूस किए जाते थे वेस्ट पंजाब, वो पाकिस्तान के पास आ गए, जिस वजह से फूड क्राइसिस होने लगी कंट्री में, जिसे हम कहते हैं फैमिनीज, है ना। तो एक और फैमिली थी बंगाल फैमिली, 1943 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। फैमिनी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड, क्रॉप फेलर की वजह से, हंगर की वजह से, है ना। तो जो हमारा ब्रिटिश रूल था, यानी कि 70-60 से लेकर 1943 पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैमिनीज रही, यानी कि भुखमरी ज़्यादा से ज़्यादा रही। और इसका जो मोस्ट इम्पैक्ट पड़ा वो बंगाल पे पड़ा था 1769 से 70 तक। ठीक है, 85 मिलियन से भी ज़्यादा लोग की मौत हुई थी फैमिनीज की वजह से, है ना। तो ये सब आपको माइंड में याद रखने की चीज़ें हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हाल थे। हाल तो किसी के बढ़िया नहीं थे, सब बेहाल थे, लेकिन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर इनके क्या हाल थे। जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको कहा जा रहा था सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, ये वो टर्म है जो डिस्क्राइब करता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस। और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्टेटस क्या था ब्रिटिश रूल में। पहला, हमारे इंडिया में फेमस जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो आपको मालूम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी लाए थे। अगर हम हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बाहर बेचते थे ब्रिटेन के अलावा तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी, हैवी ड्यूटी देना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट थे उनका जो मार्केट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। ठीक है ना। अब डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट में और कौन कौन से पॉइंट थे आपका। पहला तो था आपका डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। इसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार ने एक डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी फाउंड करी। उनको मालूम पड़ा कि इंडिया में जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और
ये रॉ मटेरियल वो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था ब्रिटेन, टैरिफ फ्री जाता था, और ब्रिटेन से बना बनाया गुड्स आता था इंडिया में, वो भी टैरिफ फ्री जाता था। लेकिन सेम टाइम पर अगर इंडिया से कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स बाहर जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस पर हैवी ड्यूटी लगती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगता था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश का प्रोडक्ट था उसने इंडियन मार्केट में अपनी पाक रखना यानी कि अपना मार्केट जमाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे जो हैंडीक्राफ्ट का था, जो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, वो धीरे 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 कम होते गए। सेकंड था इंडस्ट्रियल सेक्टर का फीचर, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। यहां आपसे नाम समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश सरकार से पहले हमारे इंडिया में नवाब, राजास, प्रिंसेस, एम्परर्स रूल करते थे अलग अलग पार्ट में, अलग अलग कंट्री, है ना। तो अब ये क्या हुआ कि भाई वो यूज़ करते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स, क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट में अपनी एक अच्छी इंटरनेशनल रेपुटेशन बना रखी थी। और जैसे ही ब्रिटिश सरकार आया, उन्होंने इस प्रिंसली कोड को एंड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो अगेन डिके करने लगा। देन आपको मालूम है कि भाई जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उसने इंपोर्ट किए थे बने बनाए गुड्स इंडिया में टैरिफ फ्री, तो वहाँ हमारा कंपटीशन बढ़ने लगा। मशीन मेड प्रोडक्ट आते थे ब्रिटेन से, जिनकी जो कॉस्ट होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लो होती थी, और ये हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे इंडिया के, उनको अच्छा खासा कंपटीशन दे रही थी। और मशीन मेड प्रोडक्ट क्या होते थे, वो एक्सेल करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, क्वालिटी भी अच्छी होती थी उनकी। तो यहाँ पर उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता था, और जितने भी इंडियन क्राफ्टमैन थे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को बनाते थे, उनको अपना काम बंद करना पड़ा। नेक्स्ट फीचर क्या था, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ब्रिटिश कल्चर हमारे इंडिया में इमर्ज करने लगा, इंडिया में वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीने का तरीका आने लगा, वेस्टर्न चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, जो कि ब्रिटिश के फेवर में ही जा रही थी। और जैसे कि उनकी डिमांड बढ़ने लगी, डिमांड का नया पैटर्न आने लगा, सो उसको क्या करा गया, उसको डिके हो गया। किसका? हैंडीक्राफ्ट का। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। अब यहाँ का मतलब क्या है, क्या ये हमारे लिए बढ़िया है कि भाई हमारे इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ? देखो बेटा, इंडिया में जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने मार्केट को बढ़ाना चाह रही थी और अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रही थी, ठीक है ना। इसकी वजह से उन्होंने इंडिया में रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया। जो पहली ट्रेन थी, फर्स्ट ट्रेन थी, वो स्टार्ट हुई थी बॉम्बे से लेकर थाने तक 1853 में, ठीक है। बॉम्बे जो मुंबई कहते हैं हम। अब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, कन्वर्ट करती थी इंडियन इकोनॉमी को अपने कॉलोनियल मार्केट, यानी कि है तो वो इंडिया में ही, लेकिन ऐसा लगे कि हमारी कॉलोनी है। उन्होंने क्या किया भाई, रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं, इंडिया को फाइनली अपनी जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी उसे एलिमिनेट करना पड़ा। एक चीज और थी, अब यहां निकल के एक बात आती है कि जो ब्रिटेन की एक तरीके से टू फोल्ड मोटिव था किसके पीछे, बिहाइंड द सिस्टमैटिक डीमेटेरियलाइजेशन। यानी कि ये जो ब्रिटेन का मोटिव था, टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डीमेटेरियलाइजेशन, इससे क्या हुआ? पहला इसका मोटिव था कि जो इंडिया की वेल्थ है रॉ मटेरियल की, इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल
किसकी, प्राइमरी प्रोडक्ट्स की, रॉ मटेरियल्स की, जैसे कॉटन एंड जूट की, इसको एक्सप्लॉइटेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जो इमर्जिंग रिक्वायरमेंट थी ब्रिटेन को अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए, वो लोग इंडिया से ये ले जाने लगे। और दूसरी चीज, इसकी वजह से जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे वहां पे उनको हेल्प मिली। तो यानी कि इसके ट्विन रिजल्ट हुए, एक हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो बर्बाद हो गया, हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रक्शन हो गए, और जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी उनको इन चीजों से हेल्प मिलने लगी। फिर एक लाइन आती है जिसको हम कहते हैं ब्लीक या फिर नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश राज चल रहा था उसमें हमें सिर्फ एक ब्लीक ग्रोथ ही दिखाई देती थी, ब्लीक यानी बहुत ही कम, है ना। और जो हमारा सेकेंड हाफ था 19वीं सेंचुरी का, उसमें हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करने को मिली। पहली चीज क्या थी, कुछ इंडस्ट्रीज थी जो इस्टेब्लिश करी गई प्राइवेट एंटरप्रीनियर द्वारा, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री। इसमें कौन कौन सी थी, आयरन एंड स्टील, जिसको हम कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को कह सकते हैं। ये आई थी आपकी 1907 में बनी थी, जो कि शुगर, सीमेंट एंड पेपर की भी इंडस्ट्रीज थी। ये हमारा कब हुआ था, स्टैब्लिश हुई थी जब हमारा वेकअप हुआ था हमारे वर्ल्ड वाइड स्कैरसिटी से इंडस्ट्रियल गुड्स का। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से जो हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स थे उनकी जो स्कैरसिटी यानी कि जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है ना, उससे के लिए ये हमारा दोनों आए। सेकंड पॉइंट जो नोट किया गया वो देखा गया कि जो स्टेट पार्टिसिपेशन था, स्टेट का जो पार्टिसिपेशन था किसमें, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की प्रोसेस में, वो काफी लिमिटेड था। जैसे रेलवे और कम्युनिकेशन पर ही वो ध्यान देते थे, जिसको हेल्प मिलती थी भाई इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट, ठीक है ना। तीसरा क्या देखा गया, कोई भी कैपिटल गुड्स के लिए इंडस्ट्री नहीं थी। तो जो कैपिटल गुड्स होते थे हमारे, जैसे मशीन, इंडस्ट्रियल प्लांट जो यूज करे जाते थे इंडस्ट्रीज के लिए, वो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे। अब यहीं का इसका ब्रीफली एक्सप्लेन हुआ कि हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई, मॉडर्न इंडस्ट्री का ब्लीक एक्सपेंशन हुआ, थोड़ा बहुत ही, कैपिटल गुड्स की चीज़ें थी नहीं हमारे पास, और ट्रेडिशनल हमारा ख़त्म होता गया। तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालचाल। तो अभी हमने दो हालचाल देखे, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हम देखते हैं थोड़ा फॉरेन ट्रेड जो ब्रिटिश सरकार के अंडर किया जाता था। फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल, आपको शायद मैंने बताया भी था लेकिन हम दोबारा समझेंगे कि इसमें होता क्या था कि इंडिया के पास एक खूब अच्छा एरिया था फॉरेन ट्रेड को करने के लिए। तो जो रोमन्स थे वो इंडिया को कहते थे सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, लेकिन इंडिया ने इसको खत्म कर दिया, जो कि इंडिया एक वेल नोन एक्सपोर्टर होता था फिनिश गुड्स का, जैसे फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, है ना, और प्रीशियस स्टोन। ब्रिटिश ने इसको कन्वर्ट कर दिया क्या, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। आपको मालूम है भाई
वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और वहाँ से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, और इन पर डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी लगाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सामान मतलब टैक्स से आता था और जाता था, है ना। तो नेट एक्सपोर्टर किसके थे? प्राइमरी प्रोडक्ट के थे, और इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स। प्राइमरी प्रोडक्ट मैंने आपको बताया रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिको, शुगर, और अदर टाइम पे ये जो हमारे फिनिश गुड्स होते थे उनके ये क्या होने लगे, ये हमारे नेट इंपोर्टर होने लगे। तो इससे क्या हुआ, जो कंपोजिशन था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो रिफ्लेक्ट कर रहा था हमारे इंडिया को बैकवर्ड यानी पिछड़े में धकेल रहा था। सेकंड जो पॉइंट था वो था मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। यहाँ पे हुकूमत करने वाला, चलाने वाला जब एक ही होता है, जहाँ आपने 11th में पढ़ा होगा, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे सिंगल सेलर है। अब यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल यानी कि कंट्रोल सिर्फ एक के हाथ में है, तो वो अपने जैसे कंट्रोल करना चाहे वैसे कर सकता है। तो ब्रिटिश रूल क्या करता था, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता था कंट्री में वो उनके अंडर आता था। तो इसमें आपने देखा कि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवार्ड्स ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंडिया में 50% जो फॉरेन ट्रेड होता था वो होता था ब्रिटेन से। ठीक, अब जब एक्सपोर्ट किया जाता था प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल इंडिया से, कहाँ, ब्रिटेन इंडस्ट्री में, और वो फिनिश गुड्स लेके आते थे ब्रिटेन से, तो इनका इंडिया में एक अपना मार्केट बनता जा रहा था। ठीक है ना। थर्ड क्या था पॉइंट फॉरेन ट्रेड का, भाई ट्रेड तो होता था, अच्छा खासा ट्रेड होता था, अच्छा खासा पैसा भी आता था, लेकिन उसका बेनिफिट इंडिया को थोड़ी ना हुआ, उसका बेनिफिट तो ब्रिटिश को हुआ। जो एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे तो वहां पे एक्सपोर्ट बढ़ गया इंपोर्ट से, जिसकी वजह से हमारा जो बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं जैसे, वो बढ़ गया। लेकिन वो बढ़ गया, फायदा हुआ तो उससे फायदा किसको हुआ सर? फायदा हुआ ब्रिटिश सरकार को। तो और ये जो फायदा हुआ है ना, ये किस चीज से हुआ है? इंडिया का एक्सपोर्ट करने से, प्राइमरी गुड्स का। और जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है प्राइमरी गुड्स को बाहर, इसका बेनिफिट आ रहा है ब्रिटिश सरकार पे, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करा उन्होंने किस चीज पर करा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में, और एक्सपेंसेस हो रहे थे वॉर में, जो ब्रिटिश की लड़ाइयाँ चल रही थी उनके बीच जो खर्चे हो रहे थे वो मीटअप करने के लिए यूज़ किया गया। इंडिया को उन्होंने कुछ नहीं दिया। और अब अगेन हम बात करेंगे थोड़ी सी रास की। तो रास की बात क्या है यहाँ पर? रास की बात पहले थी कि इंडिया में स्यूज कैनल को लाया गया, स्यूज कैनल को ओपन किया गया, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी ब्रिटेन से गुड्स की, ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता था उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट रूट बनाया गया जो कि ऑपरेट करता था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, और अफ्रीकन कंटिजेंट को अवॉइड करते हुए। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो ब्रिटेन सरकार का जो कॉस्ट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। स्यूज कैनल बेटा आपका ओपन हुआ था 1869 में। देन इंडिया की जो वेल्थ थी वो बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि वो जितना भी पैसा आता था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे लगाते थे और वॉर्स के एक्सपेंसेस पे लगाते थे, और जितना भी एक्सपेंसेस है कहाँ से आ रहे हैं? इंडिया से लिए जा रहा। तो इंडिया की वेल्थ जो थी वो ड्रेन कर दी गई। ठीक है ना। फिर ये तो हमने सेक्टर्स की बात कर ली। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था हमारे इंडिया का? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है कि जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के अंदर कैसी कैसी थी। आपको मालूम है हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी। सबसे पहला बर्थ रेट, एंड डेथ रेट।
बर्थ रेट एंड डेथ रेट में क्या था कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट था वो दोनों ही हाई था। अगर बात करी जाए बर्थ रेट की तो वो 48% था पर 1000 में, और जो डेथ रेट था वो भी 40 था पर 1000 में। ठीक है ना। तो जैसे कि हाई बर्थ रेट था तो हाई डेथ रेट था, जिससे हमारी एक मैसिव पॉवर्टी इंक्रीज हो रही थी। सेकंड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है कि जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी मौतें हो जाना, उनकी डेथ हो जाना, उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी। 1000 बच्चों में 218 बच्चों की मौत हो जाती थी, है ना। और वहीं अभी प्रेजेंट की बात करें तो वो 32 है पर 1000 में, यानी 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो करीब 32 बच्चे ऐसे रहे होते हैं जिनकी 1 साल के अंदर मौत हो जाती है। तो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक साइन है कि हमारी जो हेल्थ केयर है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, काफ़ी ज़्यादा पुअर है। कब? ब्रिटिश के रूल में। थर्ड था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि एक जो इंसान है वो एवरेज कितना जी सकता है, उसकी एवरेज लाइफ कितनी हो सकती है। तो जब तब की बात करी जाए तो लाइफ होती थी 32 ईयर्स, यानी बेसिकली 32 से 33 साल में इंसान की मौत हो जाती थी। अब तो 100 सेंचुरी मार रहे हैं। और प्रेजेंट है 69.4 ईयर्स। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी रिफ्लेक्ट करती है हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी को, अवेयरनेस को। और फोर्थ जो था डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वो था हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? लिटरेसी रेट का मतलब होता है उन लोगों की संख्या जो बोल लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उस समय सिर्फ 16% ऐसे लोग थे जो लिटरेसी रेट थी, यानी कि 16% ऐसे लोग थे जो पढ़ लिख नहीं पाते थे। ठीक है ना। लेकिन अभी बात करी जाए फीमेल लिटरेसी रेट की तो वो अभी भी कंडीशन खराब है। स्टिल 7% ऐसे लोग हैं जो लिटरेसी रेट में आ रहे हैं। तो ये डेमोग्राफिक कंडीशन थी, डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी। अब कुछ नोटेबल पॉइंट थे। कौन से? कुछ राज की बात है। सर क्या बार बार राज की बात बताते हैं। इंपॉर्टेंट चीज को मैं राज की बात कहता हूं। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारे नोटेबल इकोनॉमिक्स थे, नोटेबल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हमारी इंडिया की नेशनल और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट किया था, वो हमारे कौन कौन थे? दादा भाई नेहरूजी, विलियम डिग्बे, फिंडले शिराज, VKRV राव और RC देसाई। और इनका कहना भी था कि जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, वहाँ पे जो नेशनल इनकम की ग्रोथ थी, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी, वो काफ़ी कम थी। बात करी जाए अगर नेशनल इनकम की तो वो थी 2%, और पर कैपिटा इनकम थी वो थी 0.5%। ठीक है ना। तो एक ये राज की बात है। उसके बाद बात करी जाए पॉपुलेशन सेंसस की। पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? जो बताता है कि भाई हमारे ऑल ओवर कंट्री में कितनी पॉपुलेशन चल रही है। तो पॉपुलेशन सेंसस जो इंडिया का था वो एस्टिमेट करता था पॉपुलेशन का साइज डेमोग्राफिक प्रोफाइल के साथ। वो बताता था कि भाई बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ये सब पॉपुलेशन सेंसस बताता था। और इसको फर्स्ट किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा 1881 में, और तब से हर 10 साल बाद ये किया जाता है पॉपुलेशन सेंसस, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब देखा जाता है। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या क्या चीज़ें हुई भाई? एक ईयर आया जिसको कहा गया 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड।
ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में क्या होता था, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड में क्या हुआ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इंडिया की वो कभी कंसिस्टेंट रही नहीं, फ्लक्चुएट होती रही, कभी बढ़ गई कभी घट गई, कभी बढ़ गई कभी घट गई। लेकिन 1921 के बाद जो पॉपुलेशन था उसमें कंसिस्टेंट राइज देखा गया, ठीक है ना। जो सेंसस बताता था भाई, आप इस आपके में डाटा दे रखा होगा, जो सेंसस बताता था कि भाई जो 1901 में 0.04 करोड़ टोटल पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ, यानी कि 1891 में जो पॉपुलेशन थी वो थी 23.87 करोड़, और जो आपकी 1901 में थी वो आपकी हो गई 23.83। ये था आपका 1901। उसके बाद थोड़ा सा राइज हुआ, लेकिन जब 1921 के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ, कंसिस्टेंटली पॉपुलेशन बढ़ती गई, जिसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टमेंट थे वो ख़राब हो गए भाई, एक्सपेंडिचर उतने थे नहीं ताकि कि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को मेंटेन किया जाए। तो जब हम इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, तो इसको हम कहते थे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वहाँ पे हमारी सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करना रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पर, और लो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किस पर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, ठीक है ना। फिर आता है आपका एक और, जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि पेशा, आप किस सेक्टर में काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या आता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताता है कि जो भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाले लोग हैं, उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, कितने लोग काम कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर में, और कितने लोग काम कर रहे हैं टर्शरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह पे काम कर रहे हैं, सेकेंडरी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, और टर्शरी यानी कि रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है तो वो कस्टमर तक कौन कौन सी सर्विस है जो फ्रिक्वेंटली दी जा सकती हैं उसके लिए। तो अगर मैं बात करूं 1951 की, तो 1951 का जो डाटा है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें करीब करीब 72.7% लोग ऐसे थे जो प्राइमरी सेक्टर पर काम करते थे, ठीक। 10.1% ऐसे लोग थे जो सेकेंडरी में काम करते थे, और 17.2% ऐसे लोग थे जो टर्सरी में काम करते थे। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या, जैसे एग्रीकल्चर लेबर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, माइनिंग। सेकेंडरी इंडस्ट्री में स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था। टर्सरी सेक्टर में क्या था, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड है ना, ये सारी चीज थी। तो इसमें क्या हुआ भाई, जो एग्रीकल्चर था उसको एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन माना गया। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पर 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज थी। जो परसेंट था पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंड करना वो धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन वो और कंट्रीज से काफी ज्यादा कम था। बात करी जाए इंग्लैंड की और अमेरिका की, तो वहां पर सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जुटे हुए हैं। जापान में बात करी जाए तो सिर्फ 12%, और जर्मनी में बात करी जाए तो 4%। तो इसकी वजह से जो हमारा एक इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्डनेस में थी। दूसरी बात करी जाए इंडस्ट्रीज की, तो इंडस्ट्रीज में एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन होता है। सिर्फ 9% ऐसे लोग थे वर्किंग पॉपुलेशन में से जो उस समय इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, है ना। इंडस्ट्री जैसे कि कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। वहीं बात करी जाए दूसरी सिटीज़ की, तो 32% थे यूएसए में, इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे थे। 42% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडस्ट्री सेक्टर में काम कर रही थी इंग्लैंड में, और 39% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जापान में काम कर रही थी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बाहर की तकनीक हमारी तकनीक से कितनी हाई अपडेट होती है। और तीसरा होता था अनबैलेंस ग्रोथ। अनबैलेंस ग्रोथ में क्या होता है, अनबैलेंस ग्रोथ में होता है कि भाई सबको इक्वली पैसा नहीं मिला, कभी प्राइमरी बढ़ गया, कभी सेकेंडरी बढ़ गया, कभी टर्सरी बढ़ गया, है ना।
तो एग्रीकल्चर एक मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस रहा। जितना ज़्यादा आप एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो हमारा क्या होगा, जो अवेलेबिलिटी है ऑफ लैंड की वो कम होती जाएगी, है ना। फिर आता है आपका, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से लास्ट सेक्टर था, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता था भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, उनको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होते हैं इकोनॉमिक चेंज, एक होते हैं इकोनॉमिक चेंज। इकोनॉमिक चेंज में क्या क्या होता है, इकोनॉमिक चेंज में होता है आपका ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सुविधा या सामान को पहुंचाने की सुविधा। दूसरा होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करने की सुविधा, बैंकिंग फैसिलिटी, पावर और एनर्जी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं सोशल चेंज में, और दूसरा होता है हमारा इकोनॉमिक चेंज में, और दूसरा होता है सोशल चेंज। सोशल चेंज में क्या होता है, सोशल चेंज में जैसे हमारा एजुकेशनल, ग्रोथ ऑफ एजुकेशनल, हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटी, ये आता है सोशल चेंज में। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ रेलवे था, और रेलवे क्या करता था कि जो फिनिश गुड्स हैं वो लेके आता था इंडिया में, है ना, और इंडिया के रॉ मटेरियल बाहर जाते थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ क्या होने लगा कि जो रेलवे थे वो डेवलप्ड हुए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो भी हमारे फिनिश गुड्स हैं ब्रिटेन में उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हुए, ठीक है ना। उनका एम क्या था कि हमारा जो मार्केट है ब्रिटिश प्रोडक्ट का इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा करें। पोर्ट्स जो थे, पोर्ट वगैरह थे, वो क्या करे गए, हैंडल करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ब्रिटेन और इंपोर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोस्ट एंड टेलीग्राम थे, वो डेवलप करने के लिए, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। रोड डेवलप करी गई कि हम अपने रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सके ब्रिटेन में। तो ये सारी चीज बेसिकली बेनिफिट किसको दे रही थी, ब्रिटिश सरकार को। तो अब इनका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकता है। किसका, रेलवे का। पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता था कि जो रेलवे था वो फैसिलिटेट करता था एक्सपेंशन को डोमेस्टिक मार्केट में, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक तरीके से बढ़ने लगे इंडिया के। उसके बाद जो रेलवे होता था, जो हमारा कॉमर्शलाइजेशन था, यानी पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग सिर्फ उतना ही बनाते थे जितना खाना है, लेकिन अब इसकी वजह से उनका आउटलुक चेंज होने लगा, वो कॉमर्शलाइजेशन में चेंज होने लगे, है ना। तीसरा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था कि जो रेलवे था उन्होंने अनेबल किया कि जो बैरियर्स थे, जो डिस्टेंस के बैरियर्स थे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता था, अब वो पहुंचने लगा, और जो मूवमेंट था वो जल्दी जल्दी होने लगा, यानी एक जगह से दूसरी प्रोडक्ट पहुंचाने में काफ़ी जल्दी होने लगी। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि भाई रेलवे ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि प्राइमरी गुड्स इजीली जा रहे थे और फिनिश गुड्स इजीली आ रहे थे, है ना। और इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट था, इन ब्रिटिश सरकार ने अपना मार्केट इंडिया में अच्छे से बना लिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है इस चीज का इंडिया में, यानी कि इंडिया में जो ब्रिटिश सरकार ने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था उससे कोई एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, अगर देखा जाए तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक आता है कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। भाई पहले क्या होता था, पहले फार्मर उतना ही बनाते थे जितना वो खा सके, लेकिन अब क्या किया गया, अब उनका आउटलुक चेंज होने लगा। अब वो उतना भी बना रहे थे कि वो मार्केट में सेल करने लगे। न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एम्प्लॉयमेंट की, जैसे जैसे रेलवेज बढ़ रहा था, रोडवेज बढ़ रहे थे, न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ की। फेमिनीज कंट्रोल में थी, यानी फेमिनीज क्या होती है, भुखमरी थी, वो थोड़ी कंट्रोल में थी, ठीक है ना। उसके बाद मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बढ़ने लगा, बार्टर सिस्टम से चेंज होकर मॉनेटरी सिस्टम में आ गए। आई होप आपको बार्टर सिस्टम पता होगा, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, पैसे के बदले पैसे एक्सचेंज किए जाते हैं। और लास्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने एक लीगेसी इफेक्ट डाला। लीगेसी इफेक्ट क्या हुआ कि जो भी उनकी पॉलिसीज होती थी, पॉलिटिशियंस के काम होते थे, वो सब प्लान मैनर में चलते थे। तो ये आपका पहला चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो की लिंक
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो अगर तुरंत ना मिले तो कुछ दिनों बाद देखना, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।